हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या विहार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि क्लास 10th का 4th चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं फ्रेंड्स आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया था, जो कि था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इन टर्म ऑफ एसपीडीएफ। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग उस वीडियो की आवाज़ को क्लियरली सुन पा रहे हो? अगर नहीं सुन पा रहे हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। तो चलिए अब आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाई डू वी नीड पीरियोडिक टेबल। हम लोगों को पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि एक टेबल तैयार किया जाए जिसमें सारे एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज कर दिया जाए ताकि हम लोग इसकी स्टडी आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स कि द पीरियोडिक टेबल हैज़ मेड द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री सिस्टमैटिक एंड इजी। ये क्या बनाता है? हम लोगों की पढ़ाई को, हम लोगों की स्टडी को इजी बनाता है और सिस्टमैटिक बनाता है। रियल लाइफ से भी आप लोग फ्रेंड्स इसे मैच करके देख सकते हो कि देखो, जैसे कि आप लोग रियल लाइफ में क्या करते हो, सारे जैसे कि आपकी कुछ बुक है केमिस्ट्री की, डिफरेंट राइटर की अलग अलग बुक है, तो आप लोग क्या करते हो, सारे केमिस्ट्री की बुक को एक जगह पे रखते हो, फिर वैसे ही सारी मैथ्स की बुक को एक जगह पे रखते हो ताकि आप लोग आसानी से उस बुक को निकाल पाओ और पढ़ाई कर पाओ। तो वैसे ही जितने भी एलिमेंट एक प्रॉपर्टीज के थे, जिनका भी मतलब कि प्रॉपर्टीज का मतलब जिसका भी गुण मिल रहा था, तो उन सभी को एक कॉलम में रखा गया। हम लोग ये फिर से अगेन जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, जो पीरियोडिक टेबल अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो जब वो इसकी स्टडी करेंगे तो हम लोग वहाँ भी ये चीज़ देखेंगे। फिलहाल चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल का जो सबसे फर्स्ट मतलब किसने स्टार्ट किया, सिर्फ किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले अरेंज करना चाहा सारे एलिमेंट को। तो चलिए अब सेकेंड नीड क्या है, तो इट इज इजियर टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इफ इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन। तो इसका मतलब हो गया कि फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि इस कॉलम में सर्टेन कुछ एलिमेंट ए बी सी डी रख दिए गए, तो इन सभी को किस अकॉर्डिंग रखा गया? क्यों ए बी सी डी को ही रखा गया, पी क्यू आर को क्यों नहीं रखा गया, ए के साथ पी को क्यों नहीं रखा गया, बी सी को ही क्यों रखा गया? क्योंकि देखा गया कि जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपस में मिल रही है, जिसका गुण आपस में मिल रहा है, उसे एक कॉलम में डाल दिया गया। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग ए एलिमेंट कोई ए है उसकी स्टडी कर चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं, तो हम लोग लगभग बी और सी डी सभी इस ग्रुप में जो एलिमेंट है बी सी डी सभी की प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत हद तक जान चुके होंगे, क्योंकि ये सिमिलर ए की जैसे ही इनकी भी प्रॉपर्टीज है। तो ये इजी बना देता है कि मान लीजिए कि अगर बी की प्रॉपर्टीज हमने अलग से नहीं भी पढ़ी, लेकिन फिर भी हम लोग बी के बारे में बहुत हद तक जान चुके होंगे, क्योंकि हम लोगों ने ए के बारे में पढ़ रखा है। अब आगे बात करते हैं। ए पीरियोडिक टेबल चार्ट इज यूज्ड एज अ टीचिंग एड इन केमिस्ट्री। आप लोग भी जितने भी स्कूल के फ्रेंड्स हो या फिर कॉलेज के, सभी पीरियोडिक टेबल का यूज़ तो करते ही होंगे, और इससे फ्रेंड देख पा रहे होंगे कि किसी भी एलिमेंट के बारे में, जितने भी नॉन एलिमेंट है, अभी तो फिलहाल 118 एलिमेंट नॉन है, सभी के बारे में आप लोग कितनी आसानी से पढ़ पाते होंगे। ये चार्ट टीचर्स एंड स्टूडेंट दोनों के लिए कोई की पढ़ाई को, मतलब टीचर्स के लिए भी स्टडी, जब वो बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत ईजी होता है उनके लिए, और स्टूडेंट्स के लिए भी इसे समझ पाना बहुत आसान हो गया इस पीरियोडिक चार्ट की वजह से। तो अब चलिए फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल ही क्यों बोला गया? क्योंकि जितने भी एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टीज मिल रही है, वो सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे हैं, इसी वजह से इनको पीरियोडिक बोला गया। और ये टेबुलर फॉर्म में है, इसीलिए टेबल, तो पीरियोडिक टेबल क्यों नाम रखा गया ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब चलिए, तो सबसे पहले इन 1789 एंटोनी लेवोजियर, जो कि कौन थे, जिनको कि फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है, इन्होंने पब्लिश किया था सम एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू क्या, इन्होंने किस आधार पे पब्लिश किया था? देखिए, तो जितने भी गैसेस थे उसको एक जगह पे रखा, जितने मेटल थे उसे एक जगह पे रखा, और जितने भी नॉन मेटल थे उसे एक जगह पे रखा। तो आप लोग फ्रेंड्स क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो मेटल, नॉन मेटल और गैसेस के बारे में जान रहे होंगे। अगर फिर भी किसी फ्रेंड्स को, अगर मैं जितने भी टर्म यूज़ करूँगी कहीं भी कुछ समझ ना आए, जैसे कि वैलेंसी, किसी आगे मैं वैलेंसी यूज़ करूँगी, तो अगर किसी भी फ्रेंड्स को अगर ना समझ में आए, जो पहले पढ़ाई किए हो पर वो अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। अब चलिए, क्योंकि एक वीडियो में सारे चीज़ को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे देखते हैं।
तो इन्होंने 3 गैसेस को अलग रखा, मेटल को अलग रखा, नॉन मेटल को अलग रखा। फिर अगेन इन 1829 एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन वॉल्फगैंग डोवेनायर, जो कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 एलिमेंट का एक ट्राइड बनाया। ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3। और इन्होंने देखा कि ये जैसे कोई PQR कोई एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टीज मिल रही है, इनको इन्होंने क्या किया, इन सभी एलिमेंट को एक ट्राइड में डाल दिया। तो इन्होंने देखा कि इस और डाला कि मतलब जैसे PQR की प्रॉपर्टीज तो मिल रही है, तो पहले P को ही क्यों लिया, तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि मान लीजिए इसकी एटॉमिक मास 2 है, इसकी 5 है, तो इसकी 6 होगी, 5 से अधिक, 2 से अधिक 5, 5 से अधिक, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया फ्रेंड्स। तो इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मिल रही है उसे एक ट्राइड में डाल दिया। अब देखिए, तो इन्होंने देखा जब ये जैसे कि ट्राइड है PQR, जब देखा गया कि इस 2 एलिमेंट P और Q के एटॉमिक मास का जब एवरेज निकाला गया, एटॉमिक मास का जब एवरेज निकाला गया, तो ये Q के एटॉमिक मास के इक्वल निकला। तो इन्होंने बहुत इस तरह के 3 ट्राइड्स इन्होंने उस टाइम में लगभग इन 1829 यानी कि जॉन वॉल्फ डोवेनायर की टाइम में इस वक्त 30 एलिमेंट नॉन थे। अब फ्रेंड्स मैं एक बात और कहना चाहूँगी, आप लोग यहाँ देख रहे हो इन 1829, बहुत सारे बुक में आपको 1817 भी मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि किसी भी जब साइंटिस्ट कोई भी रिसर्च कर रहे होते हैं तो 2 डेट निकल कर आता है। एक तो फर्स्ट जब कोई किसी भी चीज़ पर, पर्टिकुलर चीज़ पे स्टडी स्टार्ट होती है, रिसर्चेज स्टार्ट होते हैं, एक स्टार्टिंग डेट होता है, दूसरा जब लास्टली रिजल्ट निकल जाता है तो एक वो लास्ट डेट होता है, यानी कि जिसको पब्लिशिंग डेट भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा परेशानी होना है कि डेट कहीं अलग अलग मिल रहा है, तो कोई भी बुक एक ही डेट को देता है, या तो स्टार्ट की डेट को देता है या तो पब्लिशिंग डेट को देता है। तो ये चलिए, तो ये जब PQR 3 एलिमेंट, इस दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज मिडिल वाले के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल था, अकॉर्डिंग टू ये क्या था, डोवेनायर की ट्राइड को जो एलिमेंट फॉलो कर रहा था वो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट दिखा गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ भी ऐसे यही जो मैंने अभी जस्ट बतलाया वही लिखा हुआ है। व्हेन द 3 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, the atomic mass of the middle element was roughly the average of atomic masses of the other 2 elements। तो अब एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट ट्राइड जो इन्होंने लिया था वो था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। तो देखिए लिथियम के एटॉमिक नंबर 6.9, फिर पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 39, ऐड कर लिया दोनों को तो कितना निकल गया 45.9। जब इसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो देखो इतना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 1 निकल के आ गया, फिर 8, फिर 9 बार में 18, फिर 1, फिर यहाँ पे 5, तो 29.595 निकल गया। देखिए फ्रेंड्स इतना, जिसको कि लगभग अभी सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, तो देखिए लगभग इक्वल ही है। तो अब चलिए, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कैसे इसके बीच में इन सभी एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज मिल रही है, जैसे कि ये सारे, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज इनकी मिल रही है तो वो भी देख लेते हैं। तो ये सारे एलिमेंट पहले क्या थे, तो सारे एलिमेंट सारे जितने भी एलिमेंट है ये मेटल है, लिथियम भी मेटल है, सोडियम भी मेटल है, पोटेशियम भी मेटल है, और इन सभी की वैलेंसी 1 है, इसलिए इनको मोनोवैलेंट भी बोला गया, मोनोवैलेंट एलिमेंट। और ये सभी सारे एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कली का फॉर्मेशन करते हैं। अब अल्कली क्या होता है तो एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि सोडियम प्लस H2O रिएक्ट करा दिया तो निकल के आते हैं 2NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। ये है अल्कली। अल्कली किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन क्या, वाटर सोल्यूबल स्ट्रॉन्ग बेस। जितने भी अल्कली है सभी को बेस नहीं बोला जाता, जितने भी अल्कली हैं सभी बेस हैं, सॉरी फ्रेंड, जितने भी अल्कली हैं सारे के सारे सभी को बेस बोला जाता है, लेकिन जितने भी बेस हैं सारे बेस को अल्कली नहीं बोला जाता, लेकिन जितने भी अल्कली हैं सभी को बेस बोला जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जितने वैसे बेस जो कि वाटर सोल्यूबल हो उन सभी को क्या बोला जाता है, अल्कली बोला जाता है। अब क्यों देखिए
जैसे NaOH है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वाटर में सॉल्युबल है, तो इस वजह से इसे क्या कर दिया गया, अल्कली बोल दिया गया। अब जब इसे फर्दर वाटर में सॉल्युबल किया जाएगा तो ये Na+ आयन और OH- आयन में ब्रेक हो जाएगा। OH- आयन को हाइड्रोक्साइड आयन भी बोला जाता है। तो जब सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट हो गया तो इस सॉल्यूशन को क्या बोल दिया गया, अल्कलाइन नेचर का बोल दिया गया। अभी ये वर्ड फिर से अगेन आएगा, सॉरी, अल्कलाइन नेचर का बोल दिया गया। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ OH की वजह से। तो चलिए, तो इनके ये प्रॉपर्टीज मिल रहे थे कि सारे मेटल थे, सारे सिंगल मोनोवैलेंट एलिमेंट थे यानी कि वैलेंसी 1, और सारे के सारे अल्कली का फॉर्मेशन करते हैं रिएक्शन विद H2O। अब चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा ट्राइड जो था इनका, ये था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, यानी कि फिलहाल अभी ये सारे एलिमेंट ग्रुप 2 में है। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगी। ये सारे एलिमेंट फिलहाल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 के एलिमेंट है। तो अब देखिए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, अब आप इस दोनों की का भी एवरेज निकालोगी तो अप्रॉक्स इसके यानी स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल आप लोगों को मिल जाएगा। तो वैसे ही तो ये भी ट्राइड रूल को फॉलो किया और इन तीनों की प्रॉपर्टीज भी मिलती है। तो इन तीनों की क्या, पहले चलिए हम एक बार मैं दिखला भी दूं फ्रेंड्स। जैसे ऐड कर लीजिए 7 7 8 4 12, सॉरी फ्रेंड्स, इस दोनों का कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास का एवरेज निकालना है। तो 40.1 प्लस 137.3, तो ले लिया 4 7, मैं गलती से अभी इस दोनों का एवरेज निकाल रही थी, नहीं, फर्स्ट ए और सी का एवरेज निकालना है। 4371, अब इस दोनों का एवरेज 2 से डिवाइड कर दिया तो देखिए तो देखिए 88.7 लगभग इसके इक्वल आ गया। तो ये भी ट्राइड रूल को फॉलो कर रहा था। कौन? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब इस तीनों की प्रॉपर्टीज देखिए, इस तीनों की प्रॉपर्टीज भी मिलती है। ये तीनों, कैल्शियम भी मेटल है और स्ट्रोंशियम भी मेटल है और बेरियम भी मेटल है, और ये सारे एलिमेंट की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए इसे डाइवैलेंट एलिमेंट भी बोला जाता है। और इन सभी एलिमेंट को फ्रेंड्स अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला जाता है? तो ये सारे एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, और जहाँ भी हाइड्रोक्साइड आयन आएगा तो वो सॉल्यूशन को क्या, वो अल्कलाइन नेचर बतलाएगा। तो वैसे ही ये हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंट होने की वजह से क्या कह दिया गया कि ये अल्कलाइन नेचर का है। और इनके ऑक्साइड, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, सारे ऑक्साइड अर्थ पे मौजूद थे, इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल बोल दिया गया। आप लोग जान रहे हो इसका क्या नाम है, क्विकलाइन, बुझा हुआ चूना, CaO। तो चलिए, ये था हमारा सेकेंड ट्राइड। अब थर्ड ट्राइड क्या था इनका? थर्ड था कैल्शियम, क्लोरीन, सॉरी देख रहे हो आप लोग, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इस सारे एलिमेंट को, ये सारे एलिमेंट भी ट्राइड का फॉर्मेशन करे थे, क्योंकि जैसे आप इस कैल्शियम और आयोडीन के एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज निकालोगे तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास निकल कर आ जाएगा। तो चलिए, ये आप लोग फ्रेंड्स खुद से करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसे मिल रही है। तो ये सारे एलिमेंट नॉन मेटल हैं, सारे के सारे नॉन मेटल हैं, और ये सारे एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, तो इस एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आप लोग HCl का नाम सुन चुके होंगे। जैसे ये क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, HCl, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सारे इस वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं, सारे के सारे नॉन मेटल हैं, और इन सभी की वैलेंसी भी 1 होती है। तो इन सभी को भी मोनोवैलेंट एलिमेंट ही बोला जाता है। चलिए, अब देख लिया हम लोगों ने कि कैसे इसकी प्रॉपर्टीज मिल रही है और ये कैसे ट्राइड रूल को फॉलो कर रहा है। फ्रेंड्स, इस सारे एलिमेंट को एक अलग नेम भी दिया गया था, हेलोजन। हेलोजन क्यों बोला गया? हेलोजन का मतलब होता है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। सॉल्ट
को प्रोड्यूस करने वाला, यानी कि उसे क्या कह दिया गया, हेलोजन कह दिया गया। अब देखिए, यानी कि ये सारे एलिमेंट जब मेटल से रिएक्ट करते हैं, मेटल से, ये नॉन मेटल है, जब मेटल से रिएक्ट करेंगे तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो इसी वजह से इसे हेलोजन बोल दिया गया। हेलो का मतलब आप लोग देख चुके हैं सॉल्ट, और जन का मतलब प्रोड्यूसर। तो अब चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये भी थर्ड ट्राइड हो गया डोवेनायर का। अब चलिए आगे। अब इससे इन 1829 यानी कि इस टाइम तक लगभग 30 एलिमेंट नोन थे, अबाउट 13 एलिमेंट नोन थे। बहुत सारी बुक में अलग अलग, कहीं पे 33 भी मिलते, कहीं भी 30। तो रखिए आप लोग ऐसा कि जानकर कि लगभग 30 एलिमेंट नोन थे। तो अब चलिए, लेकिन जब हम लोग डोवेनायर के अकॉर्डिंग बस केवल 9 एलिमेंट ही ऐसा था जो कि इनके ट्राइड को फॉलो कर रहा था। बाकी के जितने एलिमेंट थे हम लोग देख चुके हैं अभी। देखिए ये 3 एलिमेंट 6 और ये 3 एलिमेंट, तो ये 9 एलिमेंट ही ऐसे थे जो कि डोवेनायर ट्राइड को फॉलो कर रहे थे। बाकी के एलिमेंट इस ट्राइड को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ये लिमिटेशन आ गया, आखिर वो एलिमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं ट्राइड रूल को फॉलो। तो ये तो एक कोई प्रेडिक्टेबल खास अगर टेबल इन्होंने तैयार किया सारे एलिमेंट के साथ ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। तो ये लिमिटेशन आ गया डोवेनायर के ट्राइड्स में। तो डोवेनायर के ट्राइड्स का लिमिटेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन वाज फेल टू अरेंज ऑल द नॉन एलिमेंट, जितने भी नॉन एलिमेंट थे उस टाइम में लगभग about 30 element in the form of triad of elements having similar chemical properties, जिसकी प्रॉपर्टीज भी मिल रही थी। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज मिल रही थी, लेकिन वो ट्राइड रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। यानी कि अगर उसे उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए अगर एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर लिया गया, तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज से नहीं मिलता था। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे देखिए 14, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, इस तीनों की प्रॉपर्टीज मिलती है फ्रेंड्स। लेकिन जब हम नाइट्रोजन और आर्सेनिक के एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे तो देखिए ये फॉस्फोरस से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे देख लीजिए 14 74.9 ऐड कर लीजिए 9 से 448718। अब इसे डिवाइड कीजिए 2 से, तो 2 4 जा 8, फिर 8 बच गया, 2 4 जा 8, डिसमल यहाँ डाल देंगे, 9 आ गया, 2 4 जा 8, फिर कैरी 1, 2 5 जा 10, तो कितने आ गए 44.9, और यहाँ पे 31। ये बहुत ज़्यादा ही लार्ज डिफरेंस हो गया। अभी हम लोग जो भी देख रहे थे तो वो लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम था, इक्वल आ रहा था। लेकिन जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, ये लगभग ये 87 पॉइंट कितना आया था, 88 समथिंग, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा गया। तो ये सारे एलिमेंट डोवेनायर के ट्राइड्स को फॉलो नहीं किया। तो ये हो गए डोवेनायर ट्राइड्स की लिमिटेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इससे आगे फिर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, न्यूलैंड, मॉसले, मेंडलेव। तो इन सभी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए, आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।